नमस्कार अभिबन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको ठीक है दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इससे हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस क्यों का जवाब हम देते हैं यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे क्यों पढ़ा जाता है वो पहले समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर जो उसे नहीं समझा आपने तो फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नोट करके एक चीज, क्या आपने पढ़ा है सेल विभव या ईएमएफ। ठीक है, सेल विभव या ईएमएफ क्या होता है? तो भाई अपचयन और ऑक्सीकरण के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? अपचयन और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? सेल विभव या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा है आपने पढ़ा है, ये हमने पीछे पढ़ाया है। ठीक है, अब समस्या क्या है? तो इससे हमें सेल विभव तो मिल जाता है भाई। जैसे कि सोचिए से हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, ये सेल है, ये मैंने किसकी बनाई थी? तो ये Zn की छड़ थी और ये ZnSO4 का विलयन था। ये कॉपर की छड़ थी और ये कॉपर सल्फेट का विलयन था। ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हमने ये बताया था आपको, इसका सेल विभव निकालने के लिए हमने कौन सा सूत्र हमें मिला था? तो ई सेल बराबर हमें मिला था ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये मिला था। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंतर को, या हम ये कह सकते हैं अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, सेल विभव या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये क्या था? ये इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कहानी ये है कि हम इसकी सहायता से, ठीक है, ई सेल की सहायता से, ठीक है, और ये, ठीक है भाई, ई सेल की सहायता से हम अपचयन विभव नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक पूर्ण सेल है। इस सेल के अंदर हम ये देखना चाहें कि इस सेल में अपचयन इलेक्ट्रोड, मतलब जो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसका विभव कितना है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसका विभव कितना है। अगर जो ये हम पता करना चाहें तो ये हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं कर सकते हैं तो वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इससे अपचयन विभव को कैसे पता कर सकते हैं और ऑक्सीकरण विभव को कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है जिसे हम क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ठीक है, एक नया इलेक्ट्रोड बना के तैयार किया उन्होंने, और इस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपचयन विभव, ठीक है, निकाल सकते हैं, और ऑक्सीकरण विभव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आपको पता चल गया ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों पढ़ते हैं। तो उसका रीजन है कि सेल में अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव को अलग अलग निकालने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, तो ये है, नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेल विभव या ईएमएफ अपचयन और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, एवं इस अंतर से हम अपचयन और ऑक्सीकरण विभव को पृथक नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। अब कहानी फिर से शुरू हो गई। निर्माण किया, ठीक है। चलिए, इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ। अरे धीरे बोलो ना। ठीक है, तो हमने एक बीकर लिया। ठीक है, ये एक बीकर है, और इस बीकर में मैंने क्या किया है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का HCl ठीक है विलयन लिया। ठीक है, ये इसके अंदर जो विलयन है वो 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का HCl विलयन है। ठीक है, और इसके अंदर जो दाब है वो 1 बार है। ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो है सूक्ष्म विभाजित जाली। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए अब देखते हैं पीटी की सूक्ष्म विभाजित जाली। ठीक है, अब क्या लिया हमने, पीटी की सूक्ष्म विभाजित जाली, और उस जाली को हमने क्या किया, एक ट्यूब है कांच की, उस कांच की ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, ये वायर है ना, एक जो प्लेटिनम का तार है, इसे हमने एक कांच की नली, ये कांच की ट्यूब, ठीक है, क्या है ये, कांच की नली। ठीक है, और इसके अंदर दाब कितना है, 1 बार। ठीक है, अब इसके अंदर ये वायर है, इस वायर के अंतिम छोर पर यहाँ पर पीटी की सूक्ष्म विभाजित जाली लगी हुई है, और ये इधर से इधर तक है ये। ठीक है, अब इधर से, अब देखते हैं इसे प्लेटिनम, अब इधर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अंदर प्रवेश करेगी। अब हमने आपको पता होना चाहिए कि जो मानक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तो मिल रही है हमें, मानक कंडीशन है यहाँ की। ठीक है, इसकी 1 मोल प्रति लीटर का HCl विलयन और 1 बार दाब इसके अंदर। ठीक है, और जहाँ पर ये बना हुआ वहाँ का तापमान कितना है, तो 298 केल्विन है, या फिर दूसरा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक ही बात है।
चलिए अब देखते हैं ये। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने जो प्लेटिनम का तार का ही उपयोग क्यों किया। ठीक है, ये जो बन के तैयार हुआ ना, इसे ही बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात कि इसमें प्लेटिनम वायर का उपयोग क्यों किया गया है और प्लेटिनम का क्या उपयोग है इसमें, तो चलिए देखते हैं। तो जो या प्लेटिनम के स्थान पर कोई दूसरी मेटल क्यों नहीं उपयोग की हमने, कोई दूसरी धातु हम उपयोग कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं की, उसका रीजन हम लोग अभी पता करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये जो प्लेटिनम तार है, ठीक है, प्लेटिनम तार की जगह हमने कॉपर का उपयोग क्यों नहीं किया। ठीक है, कर सकते थे ना कॉपर का उपयोग, लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया तो उसका रीजन समझिए। और यहाँ पर प्लेटिनम के तार का काम क्या है। ठीक है, तो पहले काम सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि प्लेटिनम का ही उपयोग क्यों किया गया है। पहले उपयोग सुनिए। यहाँ पर प्लेटिनम का सिर्फ एक ही रोल है, वो क्या है कि इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इस तार की सहायता से HCl विलयन में भेजना। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को नीचे तक पहुंचाने के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमने प्लेटिनम वायर का उपयोग किया है। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा, अब हमने इसी का उपयोग क्यों किया वो सुनिए। ठीक है, कॉपर का क्यों नहीं किया है, प्लेटिनम का उपयोग इसलिए किया है हमने क्योंकि इस अवस्था में, इस कंडीशन में जो प्लेटिनम होता है वो प्लेटिनम एक स्थायी धातु है इस अवस्था में। ठीक है, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन आयन के द्वारा ना तो ऑक्सीकृत होता है और ना अपचयित होता है। ठीक है, अगर जो प्लेटिनम, ठीक है, क्या होता, ऑक्सीकृत या अपचयन हो जाता तो हम इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि तो फिर हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता, प्लेटिनम का भी उपयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम अभिक्रिया में कोई रोल नहीं अदा कर रही है, तो इसलिए क्या हुआ है कि प्लेटिनम हाइड्रोजन आयन के द्वारा ना तो अपचयित होता है और ना ही ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, अब हम कॉपर का उपयोग क्यों नहीं किया, तो बहुत ही सिंपल है। जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन के द्वारा, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, ठीक है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन आयन के द्वारा अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी कारण हम कॉपर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का विभव 0.000 वोल्ट माना है। ठीक है, और ये किसमें होता है, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेल में ऑक्सीकरण विभव को निकाल सकते हैं और अपचयन विभव को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से बनता है और इसके बारे में अब हम लोग लिखेंगे, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कैसे काम करता है सेल के साथ, तो वो भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर इसलिए करें क्योंकि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले कमज़ोर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। ठीक है, नमस्कार।